गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है मैंने आपको पिछले जो क्लास थी उसमें बताया था कि अगर हम जो है डॉट गुणन करेंगे, क्रॉस गुणन करेंगे दो वेक्टर्स का तो क्या होगा। आज मैंने कहा था आपसे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति एक समतल में गति भी इसे हम कहते हैं। एक समतल में गति, एक समतल में गति, इसका माने इसमें प्रक्षेप्य एक समतल में गति कैसे है। जैसे एक समतल का माने एक प्लेन है, ऐसे ये ब्लैक बोर्ड को ही एक प्लेन मान लो आप। तो अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे फेंकता हूँ तो इस प्रकार से मैंने फेंका तो ये ऐसे करके जाके यहाँ पे गिरी, तो इसका पूरा पथ जो है इस ब्लैक बोर्ड के तल में ही है, इसलिए इसे एक समतलीय गति भी कहते हैं। ऐसी सभी गतियाँ जो एक तल में होती हैं वो एक समतलीय गति कहलाती हैं। प्रक्षेप्य इसका एग्जाम्पल है कि इस गति को हम एक समतलीय गति कहते हैं। प्रक्षेप्य कहते किसे हैं और प्रक्षेप्य क्या है। प्रक्षेप्य वह वस्तु है जो किसी कोण पर एकदम ऊपर को सीधे ना फेंक के अगर उसको तिरछा फेंकते हैं तो इस प्रकार से वो गमन करती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसी वस्तु को हम प्रक्षेप्य कहते हैं। तो प्रक्षेप्य क्या है, परिभाषा पहले आ गई। प्रक्षेप्य जब हम किसी वस्तु को जो कि कैसी वस्तु है ये, जो कि निर्जीव है तथा किसी इंजन द्वारा संचालित नहीं है। जब हम किसी वस्तु को जो कि निर्जीव है तथा किसी इंजन द्वारा संचालित नहीं है, ऊर्ध्वाधर से या क्षैतिज से कुछ कोण थीटा लेस देन 90 पर फेंकते हैं और वह एक ही त्वरण स्मॉल जी के अधीन गति करती है। जब हम किसी वस्तु को जो कि निर्जीव तथा किसी इंजन द्वारा संचालित नहीं है, क्षैतिज से कुछ कोण थीटा लेस देन 90 पर फेंकते हैं और वह एक त्वरण जी के अधीन गति करती है, तो तब वह प्रक्षेप्य कहलाती है। प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल, इंग्लिश में इसको प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य कहलाती है। जैसा कि ये मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने क्षैतिज से थीटा के कोण पर यू के वेग से फेंकी है, तो इस प्रकार से गमन करते हुए ये यहाँ पर जमीन में हिट करेगी।
इस प्रकार से ये जो वस्तु कहलाएगी प्रक्षेप्य कहलाएगी। अब उदाहरण क्या होंगे, कौन कौन सी वस्तुएं प्रक्षेप्य में आएंगी? प्रक्षेप्य के उदाहरण, उदाहरण फेंके हुए पत्थर की गति, फेंका हुआ पत्थर, फेंका हुआ पिंड, पत्थर, बंदूक की गोली, फेंका हुआ पत्थर, बंदूक की गोली, चलती हुई बस से कोई चीज ड्रॉप कर दें, गिरा दें, चलती हुई बस से गिरा पैकेट, अब इसमें आएगा मिसाइल। आएगा क्या? मिसाइल इसमें नहीं आएगी, क्योंकि मिसाइल जो है वो फ्यूल से धक्का उसको लगता है, पीछे उसमें आग जलती है। रॉकेट इसमें नहीं आएगा। तोप का गोला आ सकता है, तोप का गोला। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखने की वस्तु इतनी भी दूर ना जाए कि, क्योंकि पृथ्वी के तल पर जी का मान परिवर्तन हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में जी की वैल्यू बदल जाती है, तो इतनी दूर भी ना जाए कि जी का मान ही बदल जाए, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो वो वस्तु भी प्रक्षेप्य में नहीं आएगी। तो ये है हमारा प्रक्षेप। अब प्रक्षेप की गति को किस प्रकार से, क्योंकि प्रक्षेप दो प्रकार की गतियों का मिक्सचर है। प्रक्षेप दो प्रकार की गतियों का मिक्सचर है। जैसे अब प्रक्षेप के बारे में हम, प्रक्षेप का पथ, अब ये इसका, हमने जब प्रक्षेप को फेंका तो ऐसे गया, तो इसके पथ किस प्रकार का है, क्योंकि ये कोई ज्यामितीय आकृति है, हम जानते क्या गोलाकार है, स्ट्रेट तो नहीं है, सीधी रेखा तो नहीं है, तो इसका पथ किस प्रकार का होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रक्षेप की गति दो गतियों का मिक्सर है। जब हम किसी वस्तु को यू से फेंक रहे हैं तो ये एक वेक्टर है, सदिश है, तो इस यू को हम यहाँ पर सदिश लेंगे, यहाँ पर हम सदिश का प्रयोग करेंगे, तो यू के दो घटक हो जाएंगे। एक तो ये वाला आधार घटक कहलाएगा यू कॉस थीटा, और ये वाला जो है ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगा यू साइन थीटा। इसका माने जब मैंने इस वस्तु को, प्रक्षेप को यू वेग से थीटा के कोण पर फेंका, असल में मैंने इसको सामने की ओर यू साइन कॉस थीटा से फेंका और ऊपर को इसको यू साइन थीटा का वेग दिया। एक साथ दो वेग समझ लीजिए आपने दिए हैं। ये जो यू कॉस थीटा है इसको आगे को ले जाएगा और ये यू साइन थीटा इसको ऊपर को उठाएगा। तो आप देखिए प्रक्षेप आगे को भी जा रहा है, ऊपर को भी उठ रहा है। अब ये जो गति है बच्चों, एक ही त्वरण के अधीन है जी। जी की डायरेक्शन हमेशा नीचे को होती है, गुरुत्वीय त्वरण जी जो है हमेशा नीचे को लगता है। कैसे पता लगाते हैं? हम किसी भी वस्तु को फेंकें तो वो अंततोगत्वा नीचे की ओर कोई गिरती है, इसका माने त्वरण नीचे को है। अगर हम किसी चीज़ को ऊपर को फेंकें तो वो उसकी स्पीड पहले हल्की होती जाती है, जब वो नीचे को गिरता है तो बढ़ने लगती है। तो ये जो है गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। इसका माने पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं
अगर आप सबका त्वरण निकालेंगे नीचे को तो आप पाएंगे सबका त्वरण जी यानी कि 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आता है। तो ये जो पूरी गति है ये जी के अधीन है। अच्छा, त्वरण देखिए यहाँ पर, इसकी गति में त्वरण त्वरण की दिशा नीचे को है ए, इसको हम जी कहते हैं क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है। अब अगर मैं इसका चित्रण करूं प्रक्षेपिका पथ का, तो इससे पहले प्रक्षेपिका पथ हम समझें, इसकी जगह हम लिखते हैं प्रक्षेप गति का चित्रण। सबसे पहले प्रक्षेप गति में मैंने कहा प्रक्षेप गति जो है दो प्रकार की गति है। इसको क्षैतिज गति कहते हैं, यू कॉस थीटा को क्षैतिज घटक वेग का प्रारंभिक क्षैतिज घटक है, प्रारंभिक क्षैतिज घटक है। और ये यू साइन थीटा जो है प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर घटक है। अब हम ये जानना चाहते हैं समय के साथ इसके क्षैतिज घटक में क्या परिवर्तन आता है, समय के साथ ऊर्ध्वाधर घटक में क्या परिवर्तन आता है। तो इसको देखने के लिए हमें कुछ अलग से चित्र बनाने पड़ेंगे। पहला है समय के साथ क्षैतिज घटक वेग में परिवर्तन। तो अब मैं केवल क्षैतिज घटक को दिखा रहा हूँ चित्र में, बाकी सब मिटा देते हैं। केवल क्षैतिज घटक यानी कि जब शुरू में फेंका गया था उस समय इसका क्षैतिज घटक जो है यू कॉस थीटा था। आप जानते हैं बच्चों, ये वेग में परिवर्तन केवल तभी होगा जब त्वरण होगा, क्योंकि त्वरण नीचे की ओर है। और मैंने आपको वेक्टर में बताया था कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है तो उनका एक दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता। तो त्वरण का यू कॉस थीटा में बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। यानी कि कुछ देर बाद अगर यहाँ पहुँच गया है तो यहाँ पर भी इसका क्षैतिज वेग ठीक इतना ही होगा। फिर थोड़ा और ऊपर पहुँच गया है, यहाँ पर भी इसका क्षैतिज वेग ठीक उतना ही होगा। देखिए यू कॉस थीटा है, यहाँ भी यू कॉस थीटा ही होगा, यहाँ पे भी। और जब टॉप पे पहुँच जाएगा तब भी इसका क्षैतिज वेग यू कॉस थीटा ही होगा। जब ये और आगे पहुँच गया तो इसका वेग क्षैतिज यू कॉस थीटा ही होगा, यहाँ पर होगा यू कॉस थीटा ही होगा। और जब जमीन में पहुँचेगा तब भी इसका क्षैतिज वेग यू कॉस थीटा ही होगा। यानी कि इसका पूरी यात्रा के दौरान इसका क्षैतिज वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो ये जो है हमने केवल क्षैतिज वेग की ओर ध्यान दिया। इसमें हमने लंबवत घटक इसलिए किए क्योंकि क्षैतिज घटक का ऊर्ध्वाधर घटक से कोई मतलब नहीं है। और क्षैतिज दिशा में वेग में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वेग में चेंज लाता है त्वरण। और यहाँ पर एक ही त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण, वो है नीचे को। ठीक है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिख भी देते हैं, चित्र से स्पष्ट है कि प्रक्षेप के क्षैतिज वेग पर त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं है। अर्थात क्षैतिज वेग कैसा है, एक समान है। अर्थात यह एक समान है
चित्र से स्पष्ट है कि प्रक्षेप के क्षैतिज वेग पर त्वरण g का कोई प्रभाव नहीं है, अर्थात ये एक समान है। क्योंकि 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 g व u cos थीटा परस्पर लंबवत है। क्षैतिज घटक u cos थीटा है और त्वरण g है, g नीचे को है त्वरण, तो इस त्वरण का इस वेग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका क्षैतिज वेग एक समान है। तो क्षैतिज वेग क्षैतिज दिशा में कोई भी दूरी कितनी देर में चलेगा, हम निकाल लेंगे टाइम बराबर चाल दूरी बटे चाल से। ये था हमारा समय के साथ क्षैतिज वेग में परिवर्तन। ध्यान रखना है कि प्रक्षेपी के पास केवल यही वेग नहीं, इसको एक वेग और दिया है, ऊर्ध्वाधर वेग भी दिया है। तो एट ए टाइम इसके बाद दो वेग होंगे, लेकिन अभी हम केवल क्षैतिज वेग पर ही ध्यान दे रहे हैं। अब हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं। समय के साथ ऊर्ध्वाधर घटक वेग में परिवर्तन। अब देखिए केवल ऊर्ध्वाधर घटक हम दिखाएंगे। क्षैतिज घटक है भले ही, लेकिन हम अभी इसको बिल्कुल छोड़ के चल रहे हैं। हमने इसको ध्यान रखना है कि फेंका ऐसे था u से, u का क्षैतिज घटक cos थीटा। अब u का शुरू में u का ऊर्ध्वाधर घटक था, u का ऊर्ध्वाधर घटक sin थीटा था। कुछ देर बाद अच्छा त्वरण जो है बच्चों नीचे को है, तो ये त्वरण इस वेग को प्रभावित करेगा, क्योंकि ठीक उसके विपरीत है, तो ये उसको खींचेगा नीचे को। यानी कि इस वेग में थोड़ी देर बाद जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा कमी आ जाएगी। अब देखिए जब यहाँ पे था तो वेग ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे आया तो वेग कुछ कम हो गया उधर। यहाँ पे गए तो वेग कुछ और कम हो गया, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचे तो वेग शून्य हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो गया। तभी इसके बाद ये और ऊपर नहीं गया है, और इसके बाद आगे जाएंगे तो अब वेग नीचे को आ गया है, फिर थोड़ा और गए तो नीचे को आ गया है, और लास्ट में वेग पूरा जितना यहाँ ऊपर को था ठीक इतना ही वेग अंत में जब टकराएगा जमीन से तो ये फिर से u sin थीटा के ही बराबर होगा ऊर्ध्वाधर वेग। तो आपने देखा किस प्रकार से इसके ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन आया। ये क्यों आया? क्योंकि ऊर्ध्वाधर वेग में त्वरण का सीधा सीधा असर है। त्वरण जो है ऊर्ध्वाधर वेग के विपरीत दिशा में है। और बच्चों आप जानते हो त्वरण अगर विपरीत दिशा में होता है तो ये स्पीड को घटाता है, अगर त्वरण गति की ओर होता है तो ये स्पीड को बढ़ाता है। इस प्रकार से ये था वेगों के संबंध में कि किस प्रकार से इसके वेग में परिवर्तन आ रहा है। अब अगर मैं दोनों वेगों को एक साथ दिखाऊं, समय के साथ दोनों घटकों में परिवर्तन, समय के साथ दोनों घटक वेगों में परिवर्तन। अब देखिए, अच्छा हम इसमें लिखेंगे, पहले तो इसी का लिख लेते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक समय के साथ ऊर्ध्वाधर घटक वेग में परिवर्तन। स्पष्ट है कि प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर वेग त्वरण g के विपरीत है, के विपरीत दिशा में है, अर्थात इस पर त्वरण का असर होगा। क्योंकि
जी डैश और यू साइन थीटा परस्पर लंबवत नहीं है, परस्पर लंबवत नहीं है। जब दो चीज़ें एक दूसरे के लंबवत नहीं होती तो उनका असर कम या ज़्यादा जरूर पड़ेगा, क्योंकि त्वरण जी प्रारंभ में विपरीत था, उठाता वेग ऊपर को है तो इसको घटाते जाएगा, यहाँ पे इसको शून्य बना देगा पहले, फिर बाध्य करेगा कि ये उसकी ओर को चले। देखिए अब इसकी दिशा बदल गई। तो ये त्वरण ने किया, यानी कि केवल ऊर्ध्वाधर घटक पर ही त्वरण का असर पड़ रहा है। अब हम समय के साथ दोनों घटक वेगों में परिवर्तन। अब देखिए शुरू में क्षैतिज वेग ये था u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर u sin थीटा था। क्षैतिज वेग तो उतने का उतना ही रहा, ऊर्ध्वाधर वेग कम हो गया। क्षैतिज वेग उतने का उतना ही रहा, ऊर्ध्वाधर कम हो गया। टॉप में क्षैतिज वेग उतने का उतना ही रहा, ऊर्ध्वाधर कम हो गया। क्षैतिज वेग उतने का उतना ही रहा, क्षैतिज वेग उतने का उतना ही रहा, और क्षैतिज वेग उतने का उतना ही रहा। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। उसका कारण हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। तो किसी भी समय जो कुल वेग होगा वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों का रिजल्ट निकलेगा। मान लीजिए शुरू में क्षैतिज वेग को ये u cos थीटा था और ऊर्ध्वाधर u sin थीटा था, तो कुल वेग जो u है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए आप, u sin स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, u स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा, u ही आ जाएगा। तो शुरू में किसी भी समय जो कुल वेग निकालना होगा बच्चों, वो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करके निकलेगा। यहाँ पर देखिए क्षैतिज घटक वही है, ऊर्ध्वाधर घटक कम हो गया है, इसलिए वेग ओवरऑल कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो इससे कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ ये दोनों ही थे, यहाँ ये कम हो गए ज़्यादा हुए। यहाँ सबसे कम वेग इसका कहाँ पर होगा? अगर हमसे पूछे प्रक्षेप्य को फेंका गया है तो सबसे कम वेग किस स्थान पर होगा? तो आप देखिए हर जगह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर है, केवल हाईएस्ट पॉइंट पे केवल क्षैतिज ही क्षैतिज है, यानी कि एक घटक पूरा शून्य हो गया। तो सबसे कम वेग यही होगा, सबसे कम वेग का स्थान, ये सबसे कम वेग का स्थान है। अच्छा दूसरी बात, जब ये फेंका गया था u cos थीटा u sin थीटा था, यहाँ पर आगे कम होता गया, यहाँ पर केवल क्षैतिज रह गया। यहाँ के बाद आप देखिए फिर से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बराबर हो गए हैं। तो फेंकते समय जो यहाँ पर वेग था इधर को, अब जब ये जमीन में पहुँचेगा तो इसका वेग इधर को होगा और वो फिर से इतना ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग जिस प्रकार से u sin थीटा घटता गया g के कारण, तो g के ही कारण u sin थीटा बढ़ता भी जाएगा और लास्ट में फिर से u sin थीटा के बराबर हो जाएगा और ये u cos थीटा हो जाएगा। ये तो u cos थीटा हमेशा ही रहेगा क्षैतिज वेग, ऊर्ध्वाधर वेग भी फिर से u sin थीटा हो जाएगा। क्योंकि किसी भी, जैसे मैं इसको स्टोन को नीचे से ऊपर को फेंकूँ ऐसे, तो इसका वेग धीरे धीरे कम होता गया और जब मेरे हाथ में वापस आएगा तो उसी वेग से मेरे हाथ को हिट करेगा जिस वेग से ऊपर फेंका था। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण सीधा सा है कि g जो है जैसे जैसे वेग घटा रहा है जाते समय, ऊपर जाते समय, नीचे को आते समय, वैसे वैसे ही बढ़ाएगा। तो ठीक जैसे ये जाते समय थीटा के वेग पर ऊपर को फेंका गया था, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा बच्चों यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर इसका जो एंगल है ये वाला ग्राउंड से ये वाला ठीक थीटा ही होगा। तो ये कुछ बातें प्रक्षेप्य के बारे में हमें आज समझनी है और इनका कुछ पिक्चर आप अपने दिमाग में बना लीजिए। यानी कि कोई भी वस्तु अगर प्रक्षेप्य है, वो फेंकी गई है, ग्राउंड से ग्राउंड का सीन हमने बताया है, तो उसका जो क्षैतिज वेग है वो बिल्कुल एक समान बना रहेगा। अगर ये कुछ समय में x दूरी आगे खिसक जाता है तो x बराबर
यू कॉस थीटा इंटू टाइम, सीधे जैसे दूरी बराबर 4 गुना समय वाला सूत्र इसमें लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस दिशा में इसका वेग एक समान रहा है, लेकिन इस दिशा में जो ऊपर को गया है, इस दिशा में दूरी में जो है त्वरण भी है, इस दिशा में एक समान त्वरित गति है। तो यहाँ पर दूरी, त्वरण, समय, वेग, अंतिम वेग वाले में हम जो गति के 3 समीकरण हैं, जो एक समान त्वरित गति के समीकरण हमने पढ़े, v बराबर यू प्लस ए टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2h। तो ऊर्ध्वाधर गति में हम हमेशा इन समीकरणों का प्रयोग करेंगे। और क्षैतिज वेग तो एक समान है, हर समय एक समान रहेगा। तो किसी भी समय दूरी, चाल, समय निकालना हो तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र ही प्रयोग में लाएंगे। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे की वार्ता करेंगे, तब तक आप इसको समझ लीजिए भली प्रकार से।